क्लास 12 का आज आपका अकाउंट्स का न्यू सिलेबस का पहला एग्जाम था। न्यू सिलेबस में पैटर्न बहुत कुछ हद तक क्लियर नहीं था, और जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि पेपर थोड़ा तो टफ था, क्योंकि हैबिट आपकी थोड़ी सी खराब है। चलो इन शॉर्ट फटाफट थोड़ा डिस्कस कर ले कि आंसर था क्या, और थोड़ी देर बाद अपने टेलीग्राम के चैनल पे फुल सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन पैटर्न कुछ ऐसे थे। 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन 8, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन यानी 12, और 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन यानी 20। बट क्वेश्चन भले ही 3 सेक्शन में था, हर एक सेक्शन में दो दो क्वेश्चंस थे। जैसे कि पहले हम लोग उठा रहे हैं सेक्शन ए। तो सेक्शन ए जब हम लोग उठा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए में टोटल 4 क्वेश्चन करने थे, बट क्वेश्चन नंबर 1 में 6 था और 3 करना था। तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चंस की बात की जाए, तो इसमें आपका 6 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस 6 क्वेश्चन में से 3 अटेम्प्ट करने थे क्वेश्चन 1 में, लेकिन उसमें 2 थ्योरी था, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक थ्योरी। तो पहला क्वेश्चन 6 करना था, और उसमें यदि मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो मोहित ये निकाल दो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पार्टनरशिप के एडमिशन के रेशो में था। ज्यादा कुछ नहीं दी कि सिर्फ आंसर्स की बात कर ले रहा हूं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 की यदि मैं बात करूं तो न्यू रेशो पूछा था। न्यू रेशो है 13:5:8। सेकंड क्वेश्चन थ्योरी था, जिसमें आपको बताना था सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो में अंतर। दो डिफरेंस, एक तो बता सकते हो कि सैक्रिफाइस एडमिशन में है, गेनिंग रिटायरमेंट में है, और एक कैलकुलेशन का आंसर बता सकते हो कि सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू से आता है और गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड से। अब चले आओ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सॉरी 1 का सी। 1 के सी में चला तो ये भी वही था, पी क्यू आर, बट रिटायरमेंट के केस का रेशो था। पी क्यू आर का ओल्ड रेशो 5:3:2 था, और क्यू के रिटायर होने के बाद पी और आर ने उसे गेन किया था, दैट इज 2:1 से। यहां भी आपसे न्यू रेशो पूछा गया था। न्यू रेशो है आपका 21:8। अब आ जाओ सी के बाद, यदि अपने चले डी में, तो डी डी की यदि बात करोगे तो डेथ का केस में डेड पार्टनर का एक हिस्सा पूछा गया है। 31 अक्टूबर यानी 7 महीने के बाद गुजरा है, तो पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पे एक्स जो पार्टनर गुजरा है उसका हिस्सा वो होता है 35,000। 35,000 ई रिजोल्यूशन के दो कारण, वॉलेंट्री और कंपल्सरी, दो हैं। बता सकते हो कि एक इंसॉल्वेंट, एक कोर्ट का ऑर्डर, इन सारी कहानियों से है। फिर चला है एफ। एफ में यदि चला तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का डिसोल्यूशन के समय ट्रीटमेंट क्या होगा। 1,20,000 में से 60 तो लाइबिलिटी फिक्स हो गई है, बाकी बचे 60,000 को ओल्ड पार्टनर्स को उनके कैपिटल रेशो में बांट दिया जाएगा, यानी WCR
अकाउंट डेबिट टू एस और वी, यानी 60,000 को 40 और 20 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 4 प्रैक्टिकल थे, 2 थ्योरी थे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ 2 क्वेश्चन है। एक तुम्हारा हो गया, दैट इज इशू ऑफ शेयर का अदर देन कैश। तो इशू ऑफ शेयर का अदर देन कैश, और अदर देन कैश का जो एंट्री है वो आपको लिख देना था। तो चले आइए। तो अदर देन कैश की जो एंट्री है, मैं अभी बहुत कुछ सारा कुछ सॉल्यूशन में आप देख लेना, ज्यादा कुछ मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आंसर सिर्फ बाकी आप अपना कर लेना। तो एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले तो एसेट्स टेकन ओवर का एंट्री करते हैं। कुछ लोग 3 एंट्री में भी निभाते हैं। तो यदि मैं बात करूं, एंट्री का 2 लाख रुपया था और सारा कुछ एंट्री करोगे तो गुडविल एक बैलेंसिंग फिगर अराइज होगा 5,000 रुपया। रही बात जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री रहेगा, यदि सिंपली एंट्री को शेयर करके दिखा भी दो, चलो। तो एंट्री की बात करने से फॉर्मली पूरा सॉल्यूशन आपको बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर का ए, जो कि इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश था। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे तो अपनी एंट्री बहुत बड़ा था तो लगा कि थोड़ा दिखा देते हैं पूरा। चल, एंट्री की यदि मैं बात करूं, ये रहा कुछ एंट्री। पहली एंट्री होगी, दैट इज एसेट्स टेक ओवर का प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000, डेटर्स 25, फर्नीचर 12,500, स्टॉक 30,000, और रिजर्व फॉर बैड डेब्ट का 2,500, सैलरी क्रेडिटर्स 20,000, बी सेन गुप्ता आपका 2 लाख रुपया, जो कि अपने बात किए थे। तो बैलेंसिंग फिगर अपना गुडविल अराइज होगा 5,000, और हम लोगों ने उन्हें शेयर दिया है फेस वैल्यू पे। तो दूसरा एंट्री हो जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये था अपना 2A का आंसर। अब आ जाओ 2B। 2B फिर वही रहा, थ्योरी है, बट आसान थ्योरी था। कॉलिन एरियर का डेफिनेशन एक सिंपल भाषा में लिख सकते हो कि when an amount is not paid by a shareholder, it is called कॉलिन एरियर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉलिन एरियर पे भी जानते हो, आपका था 10%। अब आ जाओ ग्रुप बी। ग्रुप बी में भी ग्रुप ए की तरह 2 क्वेश्चन है, 3 और 4। 3 में से 6 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, और 3 के अलावा यदि बोलोगे तो 4 में से 2 में से 1। हाँ, आपके साथ एक नाइंसाफी तो हुई है। थर्ड सेमेस्टर का पीएल अप्रोप्रिएशन सिलेबस के हिसाब से तो ये क्लास 12 के फोर्थ सेम में नहीं आना चाहिए था, लेकिन आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि थर्ड सेम में जब आप चीजों को पढ़े हो तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर सकते हो, लेकिन अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा। फिर भी उन्होंने ऑप्शन दिया था, आपको लगता है इसे छोड़ना है तो बाकी 5 में से 3 करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये पीएल अप्रोप्रिएशन, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो थर्ड सेम में था, फोर्थ में क्यों दिया। बट एज यूजुअल, जैसे मैंने कहा, थर्ड में पढ़े हो तो फोर्थ में अटेम्प्ट करो। और रेक्टिफिकेशन, प्रॉफिट को गलत बांट दिया गया, तो फिर रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोगों को एक टेबल बनाना पड़ता है।
और टेबल से ही आप कंट्रोल कर पाओगे। तो टेबल को 3,34,000 का लोन था, उस पे 6% करके बी को क्रेडिट करना है 20, और 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बंटना चाहिए था इक्वली। रीजन, एक लाइन है कि डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन पे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यदि साइलेंट है तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन उसने तो प्रॉफिट को 2:1 में बांट दिया है। तो फिर बचे हुए 4,80,000 को आपने 160 लिया, और फिर 5 लाख जो गलत बटा था उसे रिवर्स कर लिया आपने। रिवर्स किए तो 2, 2, 1, और फिर नेट रिजल्ट आया कि ए और बी से अपने को 40,000 लेना था, 40 और 20, और सी को 60 दे देना था। तो इस एंट्री को करने के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। इट वॉज 3A। नाउ कम्स टू 3B। 3B में यदि बात करें तो XYZ 3 पार्टनर हैं, और तीनों पार्टनर के बीच 2:3:1 था। डीड में बात आई कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो लोग जा रहे थे, पहले 3:1 थे, यानी ओल्ड शेयर था 3:1, नया हुआ 2:3:1। तो उस दिन कुछ एडजस्टमेंट जरूरी। और एक आरोप आप ये भी लगा सकते हो कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, रिकॉन्स्टिट्यूशन में हो तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो कहीं भी पूछा जा सकता है। एनीवे, आसान था। 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल की वैल्यू जो आएगी वो आएगा 6 लाख रुपया, और ये 6 लाख रुपए को एक बार ओल्ड रेशियो में रेज करोगे यानी क्रेडिट करोगे, और न्यू रेशियो में डेबिट करोगे, तो आपको आपका नेट रिजल्ट मिल जाएगा। नेट रिजल्ट ये मिल जाएगा कि किससे लेना है और किसको देना है। तो 2 लाख रुपया आपका एवरेज प्रॉफिट रहेगा क्योंकि एक लॉस है, और 6 लाख रुपया गुडविल होगा। और जब रेज राइट ऑफ करके बिना गेनिंग सैक्रिफाइस निकाले देख सकते हो कि एक्स को देना है वाई से लेके, तो ये रहेगा 3B। अब चले आओ, ये था हमारा 2 का, सॉरी 3 का B। नाउ कम्स टू 3 का C। जब 3 के C में गए तो ये सवाल कुछ लोगों का आरोप हो सकता है कि मेरा सवाल हो सकता है, बट मार्क्स के आधार पे मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मत करना। सम पीपल थिंक्स अबाउट हिडन गुडविल। कुछ लोग हिडन गुडविल के बारे में सोच सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आप एक बार हिडन गुडविल को इग्नोर करो, एक सिंपल कैलकुलेशन। क्योंकि हिडन गुडविल में जाओगे सवाल और लंबा हो जाएगा, और मुझे लगता है कि मैं उसे भी सही करूं, बट मैं एक बार के लिए हिडन गुडविल को इग्नोर करके सवाल को ले रहा हूं। तो लेट्स सी। 3:2 पुराना रेशियो था। एम और एन का 1-1 लाख कैपिटल था, और ओ को 50,000 कैपिटल दिया 1/5 शेयर के लिए। वो एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम M&N, तो यानी सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 दे दिया है। फिर उसने कहा कि कैपिटल जो है पुराने पार्टनर का एडजस्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो कभी कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग एडमिशन में बात किए थे, और जो भी किसी का पैसा कम होगा वो कैश में लाएगा, और जिसका ज्यादा होगा वो निकाल लेगा। तो मैंने पहले ही कहा हिडन गुडविल को लेके सम आर्गुमेंट विल बी देयर, बट आई एम इग्नोरिंग इट। हाँ, उसे लेके करेंगे लंबा होगा, बट मुझे नहीं लगता कि वो उनका इंटेंशन था। तो सबसे पहले तो इसमें आपको कैलकुलेट करना था सी को लिए न्यू रेशियो। तो जब आप न्यू रेशियो निकालोगे तो वो आता है 5:3:2। फॉर्मल सोल्यूशन पूरा का पूरा अपने 12WB चैनल के ग्रुप में देख लोगे, लिंक हम लोग भेज देंगे। तो नया रेशियो अपना रहा 5:3:2।
तो सीधा सीधा 50,000 रुपया ओ ने 2 हिस्से के लिए दिया, तो उनके हिसाब से टोटल कैपिटल 10 के लिए होना चाहिए था 2,50,000। और उस 250 को जब आप एक रेशो में लोगे तो फिर वहां से आपको दिख जाता है कि 5:3:2 का रेशो तो रहा, और कैपिटल के बारे में कौन लाएगा, तो 25,000 एम को लाना है और एन 25,000 निकाल लेगा। ध्यान रहे, एम 25,000 रुपीज लेके आएंगे और एन 25 निकाल लेगा। रीजन, कैपिटल दोनों का एक एक था, लेकिन न्यू रेशो के आधार पे एम का 1,25,000 होना चाहिए, एन का 75। तो ये था 3 का सी। 3 का डी थ्योरी था कि एक डिसीज पार्टनर को कितने तरीके से पैसा दिया जा सकता है रिप्रेजेंटेटिव को, एक बार में, इंस्टॉलमेंट में। फिर उसमें थोड़ा और जोड़ देना था कि जब तक आप उन्हें पैसा नहीं देते हो तो प्रॉफिट में हिस्सा या इंटरेस्ट को किस तरह से देंगे। तो इट वॉज ए थ्योरी। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3 का ई। क्वेश्चन नंबर 3 में है सेक्शन बी, 6 में से 3 करने हैं फिलहाल। 3 का ई 5वां क्वेश्चन। इसमें क्या क्वेश्चन है? इसमें क्वेश्चन है एबीसीडी 4 पार्टनर हैं, से रिटायर्ड हुआ, गुडविल का वैल्यू 90 था, एबीडी आगे से सोचे हैं इक्वली रहेंगे, तो उसने कहा बिना गुडविल अकाउंट को ओपन किए किस तरह से एडजस्ट होगा। तो ऐसे केसेस में तो एक बहुत सिंपल सा कहानी है, दैट इज कि बिना ओपन किए तो एक बार रेज कर दो, एक बार राइट ऑफ कर दो। जब एक बार रेज और राइट ऑफ करते हो तो फिर उस परिस्थिति में आपका एक कैलकुलेशन आता है, और वो कैलकुलेशन से रेज राइट ऑफ का डायरेक्ट एंट्री कर दो, क्योंकि जितना देर में आप गेनिंग निकालोगे बेहतर है कि उस समय तक रेज राइट ऑफ। तो रेज हमेशा ओल्ड रेशो में हम लोग करते हैं और राइट ऑफ हमेशा न्यू रेशो में। तो क्या दिखा, सी को 30,000 देना है क्योंकि वो रिटायर्ड हुआ है, और बी और डी और 15,000 कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बी और डी को 15,15 से डेबिट करोगे और सी को 30,000 से क्रेडिट करोगे। तो ये था ई, यानी बी और डी टू सी, 15K 15K 30K। चलिए, 3 का एफ थ्योरी था, छोटा छोटा था। व्हाट इज डिफाइन ऑथोराइज कैपिटल, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो एक एक नंबर का थ्योरी था। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी का। 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना था। पहला था शेयर इशू हुआ था, प्रोराटा तो था, लेकिन प्रोराटा में अलॉटमेंट में फेल नहीं किया बंदे ने, 20% प्रीमियम में था। तो एज यूजुअल यदि बात करें तो पैसा लेना था आपका 10 रुपया, टोटल 2 12, 3 6, 6 का बाइफरकेशन 4+2 और 3। अब 70 का दूसरे टुकड़े में जाना पड़ा क्योंकि कनेक्शंस डिस्कनेक्ट हुआ था नेट का। चलो दूसरे पार्ट में फिर से मैं बात कर लूं तो 4 के ए में। तो 4 के ए में जब चले आए तो जैसे मैंने कहा कि लेना था 3 6 और 3, 6 रुपए में 2 रुपया प्रीमियम था। 70,000 का मिला, 10,000 को रिजेक्ट किया, यानी बाकी के 60,000 को 50,000 शेयर्स अपने को अलॉट करना था। सवाल ये था कि एक बंदा, कहाँ हम लोग डरते हैं कॉलिन एरियर के लिए, इसने तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया। तो जनरल एंट्री पूछा गया है और क्लियर बोला है कि नरेशन नहीं देना है, तो नरेशन की जरूरत ही नहीं है 4A में। अब रहा 10,000 जो एक्सेस का पैसा था, आपको भी मालूम है
अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। तो 30,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था उसे आपको एडजस्ट कर लेना था। तो 1 बाय 1 यदि एंट्री की बात करोगे तो सबसे पहले तो आपको मिला है 70,000 का 2,10,000। बीइंग वाला नरेशन की जरूरत नहीं है, हटा लेंगे। फिर 2,10,000 रुपया एप्लीकेशन मिला, 50,000 को कैपिटल में, 30,000 अलॉटमेंट और 30,000 रिफंड। इसके बाद चला तो अलॉट पे 6 रुपया करके 3 लाख लेना था, जिसमें कैपिटल का 4 था, प्रीमियम का 2। फिर अलॉटमेंट पे पैसा मिलेगा, तो अलॉटमेंट पे आपको भी मालूम है उस टोटल 3 लाख रुपए में से ये 30,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको मिल चुका है। ऑलरेडी आपको मिल चुका है। तो 3 लाख से 30,000 को माइनस कर दो, आपको मिलेगा 270। लेकिन साथ ही साथ एक बंदा 1,000 शेयर जो होल्ड कर रहा था, फर्स्ट एंड फाइनल का 3 रुपया 3,000 और देगा। तो 2,70,000 और 3, 2,70,000, 273 आपको मिलेगा। तो ध्यान रहे, एंट्री थोड़ी गलत की गई है, एंट्री को ठीक कर ले रहा हूं। अपना बैंक होगा 2,73,000। अजीत आंसर सही करोगे? 4 का ए, 2,73,000 और कॉल इन एडवांस डेबिट नहीं होगा, वो क्रेडिट होने वाला है। चलिए फिर 2 कॉल इन एडवांस, 1,000 शेयर पे एक बंदा 3,000 रुपया आपको दिया है, तो 270 तो लेना ही था मुझे, 273 मुझे मिलेगा। चलिए, तो 273, तो फर्स्ट कॉल का जो पैसा फाइनल कॉल का है 1,50,000 में से 3 तो हमें पहले ही मिल गया। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मांगा गया क्या? चलिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा गया है, तो फिर इसकी एंट्री नहीं करनी थी, 4 एंट्री पे अपने को रुक जाना था। तो ये था अपना 4 का ए, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 एंट्री, थोड़ा सा टफ था, बट बातें तो आप सब कुछ सीखे हो क्लास में। रेंज के बाहर कुछ नहीं है, और जब टुकड़े में टूटा है तब तो सरदर्द रहेगा। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। पहले ओल्ड सिलेबस में सारे क्वेश्चन स्टेट होते थे, बट ऐसा नहीं है सारा का सारा ओल्ड स्टेट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। चले आइए, 4 के ए के बाद अपने चलते हैं 4 के बी में। 4 के बी में यदि चले तो सबसे पहले ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन था, यानी आपको ट्रैप में डाला जा रहा है, या तो प्रैक्टिकल या थ्योरी। और थ्योरी क्वेश्चंस भी सीधे सीधे नहीं है। फॉरफीचर ऑफ शेयर प्रैक्टिकल बढ़िया की हो तो ये भी चल जा सकता है। फॉरफीचर का मतलब जो लोग पैसा नहीं दिए फाइनल कॉल के बाद उन्हें फॉरफिट कर लेना। फिर पूछा कि क्या फॉरफिटेड को डिस्काउंट पे कर सकते हो? यस। फिर पूछा कि कितने हद तक? तो जितना रुपया वो लोग कैपिटल के लिए दिए हैं उतने हद तक। और फिर चौथा पूछा, यानी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द फॉरफिटेड शेयर तक ही फॉरफिट करेंगे। आखिरी पूछा कि जो फॉरफिटेड अकाउंट में रीइश्यू के बाद बच जाता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो कैपिटल रिजर्व में। तो 4 पार्ट थे इसमें, 1, 2, यानी 4 हिस्से में ये सॉल्यूशन था और आसान था। प्रैक्टिकल सवाल को ही थ्योरी में आपको बताना था। तो ये था ग्रुप बी का 4 क्वेश्चन, बट दो दो क्वेश्चन में आपको 1 में 1 अटेम्प्ट करने थे, और वो वैसा ऑप्शन बनाएंगे ही। रीजन वो आइदर और वाले में नहीं जा रहे हैं, आपके लिए आसान किए हैं। और सारा का सारा 2 में करे तो फिर तो आप एक आदमी सिर्फ कंपनी ही कर ले, तो उन्हें तो वो स्टैंडर्ड बनाना ही था। आप कुछ लोगों को लगता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन है,
तो भाई प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अकाउंट्स एक मैथमेटिकल टाइप की बातें हैं। आप एक दो सवाल बनाते हो और सोचते हो कि हो जाएगा, तब तो भूल जाइए। चले आइए सेक्शन सी। 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन करने थे। तो पहला तो क्वेश्चन नंबर 5 में 4 में से 2, 6 में 2 में से 1 और 7 में 2 में से 1। लेट्स क्वेश्चन नंबर 5 के 4 में से 2। पहला एडमिशन का सवाल है। एक सिंपल सा बैलेंस शीट है और 1 अप्रैल को एक नया पार्टनर इक्वल आया है, यानी पहले से यदि वो दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल। तो रेशियो तो फिर सैक्रिफाइस इक्वल हो जाएगा क्योंकि ओल्ड साइलेंट है। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 ये सारे के सारे रिवैल्यूएशन के लिए हैं। 4 गुडविल के लिए जैसे होता है, और 5 में नए पार्टनर को बोला है कि वो कैश लेके आएगा अपने हिस्से के बराबर का कैपिटल। तो अपने हिस्से के बराबर का कैपिटल यानी 1/3, और शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल 2 लेजर उन्होंने कहा। तो सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन पे चले आओ। तो जब आपने 5A के रिवैल्यूएशन पे आया, बहुत सीधी सी कहानी थी, एकदम सिंपल सवाल था। तो 5 के सॉल्यूशन में यदि आऊं तो चलिए हाथों से बनाया गया है, तो उस पे आ जाते हैं एक बार। रिवैल्यूएशन एक बहुत ही आसान था। 3 पॉइंट थे जो कि देख रहे थे। वन, सुन जाइए भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 के बात कर रहे थे, तो देख लो 3 टुकड़ा 5 के ए में, तो तीनों का तीनों क्रेडिट ही हुआ था। चलिए दिखाने की बजाय वही बात कर लो। लैंड एंड बिल्डिंग 50, और वो, या फिर सीधे सीधे डिस्कस ही कर लो, बाकी तो डिटेल सॉल्यूशन देख ही लोगे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा 16,000। 8-8 हजार दोनों को मिल जाएगा। और कैपिटल के समय तुम्हें थोड़ी सी परेशानी होगी, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो एडजस्टेड कैपिटल में जब आओगी तो कैपिटल, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो गुडविल अपना था, गुडविल अपना आया था 30,000। तो वो 30,000 जो है ये पूरे फर्म का है। तो उसमें नया पार्टनर सिर्फ 1/3 देगा 10,000, और 10,000 को दोनों अपने सैक्रिफाइस 5-5 ले लेंगे। तो उसके बाद आप पाओगे कि जो कैपिटल है, और राम का एडजस्टेड आ रहा है कैपिटल 57,000 एडजस्टेड कैपिटल आएगा। और राम के बाद यदि बात करें तो दूसरा कैपिटल जो है, श्याम थे या कौन था, RS, चलिए इनका कैपिटल आ रहा है 61। तो जदू को प्रोपोर्शनेट लेना था, तो 57 और 61, एक हिस्सा यदि आपने जदू को दिया तो 2 हिस्सा, तो एक हिस्से का कैपिटल लाना कितना पड़ेगा, 59,000। तो ये देख लेना। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 16,000, और नया पार्टनर को लेके आना होगा 59,000, क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल को प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़े तो PQR के बीच रेशो था 4:1। बैलेंस शीट के हेड्स नॉर्मल थे, और इस केस में P पहला पार्टनर रिटायर हुआ है, 4 वाला। यहां भी रिवैल्यूएशन, गुडविल का वैल्यू, और बोला है रिवैल्यूएशन और कैपिटल बनाओ। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिटायरमेंट वाले में जाओगे तो प्रॉफिट नहीं आके लॉस आ रहा है 2,800। और पार्टनर्स के बीच बोलोगे तो P के लोन का पैसा ट्रांसफर का आएगा, दैट इज P के लोन का पैसा आ रहा है 94,400।
और अंत में दोनों का सीडी आ रहा है 29,200 पहले वाले का, पहला यानी कौन, क्यू का, और आर का आएगा दैट इज 24,600। तो 94,400, 29,200 एंड 24,600। चलिए, ये अपना था 5 का बी नंबर। अब आ जाते हैं 5 के सी में। 5 के सी में जब आते हैं तो XYZ 3 पार्टनर हैं और जेड गुजर गया 211, 30 जून 25 को गुजरा है, 1 जुलाई को एग्जीक्यूटर्स को अकाउंट देना है और जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट अप टू 31 दिसंबर 2025 ऐसा देना था 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे 6 महीने पे, और पहला इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को आएगा, यानी अकाउंटिंग ईयर इनका 31 दिसंबर ही है। जेड को मिलना था एग्जीक्यूटर्स सम ऑफ 19,600, 3,600 तो हम लोग 1 जुलाई को उसी समय दे दिए, और बाकी 4 इंस्टॉलमेंट तो नेचुरल है 19,600 की एक लाइबिलिटी होगी, 3,600 दे दिए तो बचा आपका कितना, 16,000, और 16,000 को 4 इंस्टॉलमेंट में देना है तो पहले तो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट दोगे 10%, 6 महीने का, तो 16,000 का 10% 800 रुपया इंटरेस्ट जाएगा। तो 800 जब इंटरेस्ट जाएगा तो पेमेंट होगा 4,000 प्लस 800 यानी 4,800, और सीडी रह जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट 12,000 का बच जाएगा। तो ध्यान देना आखिर रहेगा क्या ये, तो 4,800 पेमेंट। तो ये हमारा था, एक बार देख ले सॉल्यूशन। 5 के बी के बाद अपने आ रहे थे 5 के सी में। तो 5 के सी में सॉल्यूशंस को ठीक कर लेना, जित गलत बना हूं। 19,600 रुपया 30 जून को फाइनल आया था, 3,600 उसी दिन 1 जुलाई 15 को दे दिया है। ठीक है, तो पहले 3,600 पहले पेमेंट करो डेबिट साइड में टू कैश, और इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे 16,000 पे, 6 महीने का 800, फिर दोगे आप 4,000 और 10% करके 800 आता है, सीडी आपका 12 बचना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आंसर्स थोड़ा गलत इन लोगों ने बनाया था, उसे सही कर दिया जा रहा है। आपको पूरा सॉल्यूशन जो मिलेगा सही मिलेगा, इसी बहाने थोड़ा क्रॉस चेक कर लो। चलिए, तो 12,000 रुपया सीडी रहा। ये था पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी, एग्जीक्यूटर का बहुत ही एक सिंपल सा अकाउंट पूछा था, 19,600 ऑलरेडी दिया जा चुका था। 19,600 का तो अमाउंट आपको निकालना ही नहीं था। हम लोग जो डेथ के केस में फाइनल अमाउंट निकालते हैं कि कितना देना पड़ेगा, तो ध्यान रहे। अब आ जाओ, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बढ़िया क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, इतना आसान भी नहीं दिया जा रहा है। बस आप एक प्रोटोटाइप हमेशा सीखना चाहते हो। आपको एक ऑलरेडी मैंने सप्लीमेंट दिया था और मैंने कहा था कि उसके बाहर कुछ नहीं होगा। आई डोंट थिंक कि उसके बाहर कुछ है, थोड़ी बहुत चीजें अपनी जगह। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के 4 क्वेश्चन में से ABC और D है डिसोल्यूशन यानी रियलाइजेशन अकाउंट से बनाने को बोला था, आसान था। बस JLP रिजर्व को देख के यदि आप डर भी गए हो तो बताए भी थे, एसेट्स स्पेसिफिक रिजर्व उधर ही जाएगा। और पॉइंट नंबर रोमन 3 में एक कहा था कि बुक वैल्यू 5,000 का 3,000 मिलेगी, जबकि प्लांट एंड मशीनरी टोटल था कितने का, 35। तो 35 से 5 यदि ले गया तो बचा कितना, 30। तो ये जो 50% रियलाइज की बात हो रही है, तो 30,000 रुपये का 50% यानी 15,000 रुपये रियलाइज होगा। क्रेडिटर आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया और बाकी सब तो दिया था। तो डिसोल्यूशन भी आसान था। लेट्स सी,
पहले आप अपने एसेट से ट्रांसफर किए किसको, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जेएलपी, स्टॉक और डेटर, ये। फिर आपने ट्रांसफर किया किसको, क्रेडिटर, जेएलपी रिजर्व और पीबीडीडी भी इधर आएगा। तो ये आइटम तो हमारा बैलेंस शीट से आया। और अब जो जो बेच के मिला, तो एज यूजुअल कैश जेएलपी का सीधे सीधे दे चुका है, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर और प्लांट एंड मशीनरी जैसे मैंने कहा बाकी अमाउंट 98,000। और मशीनरी का एक हिस्सा ए लेके चले गए 3,000 में। बाकी क्रेडिटर आपको 2,000 का डिस्काउंट दिया और रियलाइजेशन के खर्चे 2,500 थे, तो 47 से 2 चला गया। तो अंत में हमारा लॉस रहा कितना, 46,500। तो 46,500 का लॉस है, 18,600 और 9,300 में बटेगा, तो 46,500 का लॉस। चलिए, ये हमारा था 5 नंबर। ग्रुप सी में 3 क्वेश्चन है, 5 4 में से 2 करने थे, 6 2 में से 1 करना है। शेयर पहला है, फिर से 1 लाख शेयर इशू करना चाहते थे, 10 रुपया वाला, 2 रुपए के प्रीमियम पे, 3 6 3, तो इस 6 पे 4 + 2 का बाइफरकेशन। 1,50,000 का एप्लीकेशन मिला, प्रोराटा सबको दिए हो। एक्सेस को जो भी पैसा था अलॉटमेंट में एडजस्ट किए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एक बंदा, ध्यान रहे वर्ड है अप्लाइड, 15,000 अप्लाई किया था, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। तो 15,000 अप्लाई किया था, तो आपने इसको अलॉट कितना किया था, 1.5 लाख पे 1 लाख यदि किया था, तो 10,000 आपने अलॉट किया था। तो कॉल इन एरिया 10,000 इंटू 3, 30,000 होगा फर्स्ट कॉल पे। बाकी तो आसान है, आपसे एंट्री पूछा है, पूरा का पूरा एंट्री बताओ। पूरा का पूरा एंट्री बताओ, नरेशन फिर उसने कहा नहीं लिखना है, तो नरेशन का सरदर्द ही मत लो, तो बीइंग वाला वर्ड भी उड़ा सकते हो अजीत, जब नरेशन के बारे में बोल ही नहीं रहा है। चलिए, पहले 1.5 लाख करके 3 4.5 मिला, ये जो 4.5 मिला उसमें से 1 लाख तो कैपिटल पे 3 लाख गया 1 लाख का, और 50,000 का अलॉटमेंट पे। फिर 6 रुपए करके अलॉटमेंट का चाहिए था 6 लाख, जिसमें 4 लाख कैपिटल, 2 लाख प्रीमियम। और 6 लाख में से ऑलरेडी आपको 1.5 लाख मिल चुका है, तो और मिलेगा 4.5, तो अलॉट वाले में वो जाएगा 4.5। तो फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 लाख लेना था, और 1,000 पे 10,000 पे 30,000 आपको नहीं मिलेगा, 2,70,000। तो ये 10,000 का कैलकुलेशन आपको याद रहे करना पड़ेगा वर्किंग नोट के तौर पे। तो थोड़ा सा नीचे हम लोग दिखा दिए हैं नीचे, और वो वर्किंग नोट में मेंशन हो जाता है। तो ये एक आसान सवाल था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा हिस्सा जो था बी, बी में यदि बात करोगे तो अब फॉरफीचर और रीज, 500 शेयर फॉरफिट हुआ, जिसपे 12 रुपया फुल्ली कॉल्ड अप पूरा मांग चुके थे। एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 5, जिसमें प्रीमियम 2 यानी 1+2, और कॉल का 4। तो इस 12 रुपये में 10+2 प्रीमियम था। पेमेंट क्या नहीं किया उसने, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे फेल किया तो प्रीमियम भी फेल कर गया, और फाइनल कॉल। तो 5 और 4 9 नहीं मिला, तो 500 पे 9 नहीं मिला, 3 मिला है। तो जनरल एंट्री में आपको भी मालूम है, आप कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम को भी डेबिट करोगे, क्योंकि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला आपको। तो 500 शेयर पे 10 रुपया आपका कैपिटल का रहा, और 2 रुपया आपका प्रीमियम का रहा।
कॉलिन एरियर में 9 रुपया करके नहीं मिला और 3 रुपया करके जो मिला वो फॉरफिट हुआ। आगे इसमें से 300 शेयर किसी को 9 रुपया पे किए, 1 रुपया डिस्काउंट, तो फिर 300 करके 2700 मिला होगा, 300 का फॉर फीचर और 3000 रुपये का कैपिटल। अब रहा कैपिटल रिजर्व, तो 1 शेयर पे फॉरफिट कितना किए थे, 3 रुपया, नुकसान कितना हुआ, 1 रुपया, तो फिर ज्यादा कुछ नहीं करके 300 शेयर पे 9 रुपया फॉरफिट, 900, 300 हटा लिए, या 300 इंटू 3 - 1 भी कर सकते हो। चलिए, तो 2 ही एंट्री करना था, इसमें भी नरेशन के बारे में नहीं बोला है तो मत दो, सिर्फ फॉरफीचर का एंट्री। 5 नंबर का एक आसान सा सवाल था। बस एग्जाम कंडीशन में मैं भी जानता हूं कि एक पैनिकनेस रहता है, लेकिन चीजें आसान है। अब आ जाओ आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन में जाओगे तो कैश फ्लो के 2 सवाल थे, ए और बी, दो में से कोई एक तो उसने कहा 2 एडवांटेज बताओ, बता देना था, और फिर 3 का एक्टिविटी पूछा है। तो डिवेंचर फाइनेंसिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टिंग और प्रेफरेंस शेयर फाइनेंसिंग, बस 3 सही से नाम लिख दिए फुल फॉर्म, तो 3 का 3 मिलेगा। अब रहा, एक पूरा कैश फ्लो बनाने को तो बोला था, बट आइटम बहुत मिनिमम थे। बहुत मिनिमम मतलब कुछ था ही नहीं, भले ही वो पूरा पूछा है। शेयर कैपिटल बराबर है, कुछ नहीं करोगे, ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, तो इधर से इधर देखना है। रिजर्व एंड सरप्लस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, और पीबीटी के लिए और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यही 65,000 पीबीटी हो जाएगा। ट्रेड पेएबल बढ़ा है 1,25,000, बढ़ा है तो करंट लायबिलिटी सीधा वर्किंग कैपिटल में ऐड। टेंजेबल एसेट्स बढ़ा है, नीचे कोई डेप्रिसिएशन के बारे में खबर नहीं है, तो फिर इन्वेस्टिंग में परचेज का चला जाएगा 80,000 माइनस। इन्वेंट्री बढ़ा है तो करंट एसेट्स बढ़ने से लेस करते हैं 50। ट्रेड रिसीवेबल में 2 नाम है, एक है डेटर, एक है बीआर। डेटर घटा है तो ऐड हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल बढ़ा है तो लेस हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएल जैसे मैंने पहले ही कहा था वो तो एक ही है। अब आ जाओ आगे, यदि चला तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो बचा है एक आइटम, दैट इज व्हाट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो वन ऑफ द इजीएस्ट कैश फ्लो था वो, और इजीएस्ट कैश फ्लो क्योंकि कुछ था ही नहीं, भले ही लोगों को लगता होगा कि उसने पूरा वाला पूछा। 1-2 मिनट हो गया है, तो भले ही लगा होगा कि उसने पूरा पूछा है, बट पूछा तो बहुत ही आसान है। लेट्स सी, ऑपरेटिंग में पीबीटी वही रह गया, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश कुछ था नहीं, तो वही ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल ऐड, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस, डिक्रीज इन डेटर ऐड, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल लेस, और कुछ नहीं था, तो यही हो गया नेट कैश इनफ्लो। इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ बिल्डिंग बाहर गया, फाइनेंसिंग कुछ था ही नहीं, तो तीनों का नेट, नेट इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज वर्ड मैंने गलत लिखा है, ठीक कर लोगे कैश फ्लो में, डिक्रीज की जगह वो वर्ड हो जाएगा इंक्रीज, 7B। तो नेट इंक्रीज 85, तो 50, 150 पहले से था, 235 मिल गया, दैट इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो न्यू सिलेबस का आपका क्लास 12 का तो ये पहला एग्जाम था, पेपर आपके सामने है, 2 घंटे का एग्जाम था। बहुतों का कंप्लेन है कि खत्म नहीं कर पाए। हाँ, पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड था, पहले की तरह तो एकदम नॉर्मल नहीं। पूरा सॉल्यूशन हम लोग अभी एक थोड़े से लिंक में भेजेंगे, आप फॉर्मली पूरा सॉल्यूशन मिला लीजिएगा। बस ज्यादा कुछ मत सोचो, मानता हूं कि आपका अकाउंट से एक पेपर है, लेकिन अगले पेपर्स की तरफ ध्यान दो। आपका कंट्रोल जब तक पेपर सबमिट नहीं करो तब तक है, पेपर सबमिट होने के बाद आप दिमाग
आजकल फालतू का लगा तो डिस्कशन भी मैं गलत ही कर रहा हूँ, करना नहीं चाहिए था मुझे, बट फिर भी आपको बेचैन होते हुए देखता हूँ तो लगता है एक बार सॉल्यूशन सब कुछ शेयर करूँ। बाकी कहीं कुछ हो सकता है कि गलतियां हो सकती हैं तो बात करना, अपने ग्रुप पे जुड़ जाना टेलीग्राम वाला, वहां कुछ भी पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही रहा। टाटा, बाय बाय। फिर मिलेंगे कॉस्ट टैक्स के पेपर में।